हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोप्स क्या होती हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने पढ़ा था सोप्स इज नथिंग बट सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कौन से एसिड्स हमने यूज किए थे, कैसे सोप की फॉर्मेशन हुई थी यूजिंग NaOH एंड KOH विद स्टीरेट एसिड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोप्स जो होती हैं वो हार्ड वाटर के साथ यूज क्यों नहीं की जाती। तो बच्चों पहले मैं आपको ये बात लिखवा देता हूं, उसके बाद इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन व्हाई वी कैनॉट यूज सोप विद हार्ड वाटर। सर पानी तो पानी है, सोप्स इसके साथ क्यों नहीं यूज की जाती। तो बच्चों इसका आंसर है, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो जब सोप मॉलिक्यूल वहां पे जाता है उस हार्ड वाटर के अंदर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट फॉर्म कर लेता है। अब स्टीरेट की फॉर्मेशन से व्हाइट मडी लिक्विड हो जाता है वो, जिसको हम स्कम कहते हैं। और स्कम की वजह से जो जहाज पानी में बनते हैं जिसके ऊपर सोप एक्शन बेस्ड है वो बनता ही नहीं है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ इज वेरी लेस। तो स्टीरेट फॉर्मेशन से फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से हम सोप्स को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर पाते हैं। तो अब इसे लिखते हैं, पेपर में अगर आए हमसे व्हाई वी कैनॉट यूज सोप विद हार्ड वाटर, तो इसको लिखना कैसे है। तो चलिए आंसर, हार्ड वाटर contains salts of calcium and magnesium. When these salts react with soap molecule, it forms calcium stearate and magnesium stearate. तो चलिए अब हम इसके लिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन होता किस तरह है। हमने पढ़ा था हमारा सोप मॉलिक्यूल C17H35COO Na ये होता था। तो बच्चों अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट, अगर कैल्शियम का सॉल्ट या मैग्नीशियम का सॉल्ट अगर हार्ड वाटर में प्रेजेंट है तो वो कौन सा आयन देगा, वो कैल्शियम का आयन देगा या फिर मैग्नीशियम का आयन देगा। तो कैल्शियम आयन मतलब Ca2+ आयन। तो वाटर के अंदर जैसे ही सोप मॉलिक्यूल आएगा तो Ca2+ आयन फॉर्म हो जाएगा। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा होल ट्वाइस Ca प्लस 2Na+ आयंस। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको बैलेंस करें तो इस तरीके से। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसी को हम कहते हैं कैल्शियम स्टीरेट। सर कैल्शियम स्टीरेट तो समझ आ गया, पर मैग्नीशियम के साथ कैसे बनाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कैल्शियम के साथ बनाया उसी तरह मैग्नीशियम के साथ भी बनेगा। 2C17H35CO ये हमारा क्या होता था बच्चों, यही तो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता था। C17H35CONa प्लस Mg2+ आयन जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होगा, वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, C17H35COO होल ट्वाइस Mg
प्लस 2Na। अब आपको ये बात समझ आई कि ये इस टिरेट फॉर्मेशन से हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं करते हैं। अब ये क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टिरेट leads to the formation of white muddy liquid, which is also called scum, SCUM. Scum prevents the formation of फ्रोथ। फ्रोथ मतलब पानी के अंदर जो सोप की वजह से झाग बनते हैं उसे हम कहते हैं फ्रोथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमें देखना है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता कैसे है। तो चलिए हम टॉपिक डालते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब जो हमारे डर्टी क्लोथ्स होते हैं, हम सोप की हेल्प से उनसे डर्ट हटाते हैं, तो सोप किस तरीके से उस डर्ट पर एक्ट करती है कि वो डर्ट पार्टिकल हमारे क्लोथ से अलग हो जाता है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सोप मॉलिक्यूल होता है जो कि C17H35 COO- Na+, यही होता था। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, C17H35 वाले पार्ट को ऐसे चेन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे इसको चेन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और COO- Na+ को मैंने एज इट इज लिख दिया। चलिए अब ये जो सोप मॉलिक्यूल होता है, इसका जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये आपको दिख ही रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, कोई भी किसी भी तरह का आयन? तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पोलर पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पार्ट होगा, इट रेपेल्स टू वाटर एंड अट्रैक्ट्स टू डर्ट। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो हमारा वाटर को रिपेल करता है, अपने से दूर भेजता है, और हमारा जो डर्ट पार्टिकल होती है उसको ये जाकर अट्रैक्ट करता है। अगर ये डर्ट पार्टिकल है तो सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो होगा हमारी डर्ट मॉलिक्यूल के पास, और दूसरा पार्ट पीछे की तरफ। तो देखिए अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो पार्ट होता है ये अट्रैक्ट टू वाटर। तो चलिए डायग्रामेटिकली इसको हम देखते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक काम कैसे करता है। मान लीजिए ये हमारा एक डर्ट पार्टिकल है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो वाटर को रिपेल करता है और अट्रैक्ट्स टू डर्ट, तो वो डर्ट के पास जाएगा। तो डर्ट के पास वो सोप का कौन सा पार्ट जाएगा? हाइड्रोफोबिक। और इसके पीछे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या करता है? वो वाटर से अट्रैक्ट करता है, ठीक है बच्चों।
Na प्लस हट जाएगा क्योंकि H प्लस आयंस लेगा, ये H2O में Na प्लस हट जाएगा। हमारे यहाँ पर आसपास H2O 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 सारा पानी है। इसी तरीके से इस डर्ट पर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स इस डर्ट पे अट्रैक्ट करेंगे, जिसमें सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा डर्ट की तरफ और दूसरा पार्ट वाटर की तरफ। अब होगा क्या, जब हम इसको विगरसली शेक करेंगे, ये हाइड्रोजन ये वाटर में मिलकर यहां बॉन्ड बनाकर ये क्या करेगा, डर्ट पार्टिकल से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेगा, तो जब ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो ये डर्ट पार्टिकल को अपने साथ निकाल कर अलग होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा डर्टी क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। अगर उससे डर्ट हट गई तो वो क्लीन हो जाएगा। डर्ट कैसे हटेगी, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा विगरसली शेक करने से इसको डर्ट को कपड़े से अलग कर देगा। और किसकी वजह से करेगा, ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट विद द डर्ट पार्टिकल या फिर डर्ट मॉलिक्यूल। तो इसको हम एग्जाम्स में लिखना कैसे है। अच्छा एक बात हो, इसी डायग्राम को इसी चीज को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये इट इज नथिंग बट इट्स अ मिसल। तो अब एग्जाम्स में लिखना कैसे है, अब हम वो देख लेते हैं। When we place dirty clothes in soap solution मतलब सोप प्लस वाटर का सॉल्यूशन, then hydrophobic end of soap molecule gets attached with dirt and hydrophilic end gets attached to water, and the formation of this large molecule is called micelle formation. The large molecule is called micelle, and this molecule separates from cloth when shaken vigorously. तो ठीक है बच्चों, अब आपको सोप का क्लीनिंग एक्शन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्जेंट्स। अभी तक हमने सोप पढ़ा है, सोप होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, पर हमने डिटर्जेंट्स तो डिस्कस ही नहीं करे। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्जेंट्स। सोप्स हमारे क्या होते थे, सोप्स हमारे होते थे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स आर नथिंग बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग सल्फेट्स एंड सल्फोनेट्स। तो लिख लेते हैं बच्चों हम ये चीज। डिटर्जेंट्स आर
सोडियम और पोटेशियम salts of sulfates and sulfonates। तो चलिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें SO3 माइनस Na प्लस SO3 माइनस K प्लस। बच्चों आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है या फिर इसका क्लींजिंग एक्शन, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए अब जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक क्वेश्चन है जिसमें हम लिखेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंसेस। तो चलिए क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन soap and detergent। एक तरफ हम लिखते हैं सोप, एक तरफ हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स। तो नंबर 1 पॉइंट, सोप्स होती क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं हमारे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स एंड सल्फोनेट्स। तो चलिए अगर मैं इसका मॉलिक्यूल दिखाऊं तो वो कैसा होगा? COO माइनस Na प्लस या फिर COO माइनस K प्लस। और अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा? SO3 माइनस Na प्लस या फिर SO3 माइनस K प्लस। ठीक है बच्चों, हमारा जो सोप्स और डिटर्जेंट्स में नेक्स्ट डिफरेंस है वो है, क्या हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज कर सकते थे? तो अभी इससे प्रीवियस टॉपिक हमारा यही था कि नहीं, हम सोप्स को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज सोप विद हार्ड वाटर। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हार्ड वाटर के साथ क्यों यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज डिटर्जेंट्स विद हार्ड वाटर। तो बच्चों सोप्स को हम इसलिए यूज नहीं करते थे कि वो स्टिरेट फॉर्म कर लेता था, और डिटर्जेंट्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? स्टिरेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी इस केस में। तो आप ये पॉइंट याद रखना, डिटर्जेंट्स को आप हार्ड वाटर के साथ यूज कर सकते हो। सोप्स आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर कोई सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो क्या करेगा? वो पॉल्यूशन फैलाएगा। एंड कॉज
वाटर पॉल्यूशन। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अल्कोहल्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसकी, इथाइल अल्कोहल की। तो चलिए हम पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अब जो हम ये वाला टॉपिक और इससे नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, it is a good solvent। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारा जो इथाइल अल्कोहल होता है वो कफ सिरप्स में, टॉनिक्स में बहुत यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन कफ सिरप्स, टॉनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारे इथाइल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो लिखते हैं बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए, सबसे पहले हमें जो केमिकल प्रॉपर्टी इथाइल अल्कोहल की देखनी है वो देखना है जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें होता क्या है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जब इथाइल अल्कोहल हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है। इस चीज को, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। अब ये आपसे एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, तो आपसे एग्जाम्स में बेसीधा ये पूछा जाता है कि अगर इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपको सिंपली बताना है, सर जब इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपको इसको अच्छे से लिखना है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। अब जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है कि जब इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है एट 443 केल्विन, तो क्या होता है। सबसे पहला इस रिएक्शन में जो चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, जो ये टेम्परेचर 443 केल्विन लिया गया है इसको आप 443 ही रखेंगे। अगर आपने 444 या 442 भी लिखा तो ये आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर 443 ही याद रखना है और यही पे एग्जाम्स में अपने लिखना है। अब
जब इथाइल अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? अब हमारा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों ये हमारा इथीन की फॉर्मेशन करेगा, CH2 प्लस वाटर। ये हमने पढ़ा था, ये हमारा इथीन होता था। अब देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन क्या कर रहा है? इसको डिहाइड्रेट कर रहा है। डिहाइड्रेट का मतलब इसके अंदर से वाटर निकाल रहा है। देखिए यहां पे जो वाटर निकल रहा है किस में से? इथाइल अल्कोहल में से, और इथीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो बच्चों क्या मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल सकता हूं? जी हां, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है? क्योंकि इसने इथाइल अल्कोहल में से वाटर निकाल के इथीन की फॉर्मेशन की है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो पहला प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड की होती है वो होती है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हमारा इथेनॉल जो CH3CH2OH जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? वो एस्टर्स बनाएगा। अब क्वेश्चन उठता है सर एस्टर्स क्या होते हैं? तो अभी हम इसका रिएक्शन कंप्लीट कर पढ़ेंगे एस्टर्स होते क्या हैं। CH3O CH2CH3 इसी को बच्चे बोलते हैं एस्टर्स। और जो ये रिएक्शन होता है इसमें हम एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर एज इन या तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे रिएक्शन की स्पीड को। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ईस्टर्स? तो ईस्टर्स आर नथिंग बट स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। Esters are sweet smelling substances। हमारे जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, इत्र होते हैं, उनके अंदर एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को, क्योंकि ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो लिख लेते हैं हम, द अबव रिएक्शन is also called esterification reaction। बच्चों आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है 2 से 3 मार्क्स में, राइट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन पूरा लिखकर दिखाना है किससे क्या बनता है। ये था हमारा इथेनॉल, ये था हमारा इथेनोइक एसिड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ईस्टर बनता है। तो चलिए अब जो हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है वो है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन।
तो क्या होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन used in the preparation of soap। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो जब जो हमारे ईस्टर्स होते हैं, यही होता था बच्चों हमारा ईस्टर। जो हमारा ईस्टर होता है वो एल्कली के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो इथेनॉल प्लस सोप मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसी को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये था हमारा सोप मॉलिक्यूल, ये था हमारा इथेनॉल, ये था हमारा एस्टर, और ये कोई भी अल्कली या फिर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस। हमें कई तरह के रिएक्शंस इसमें पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है वो है कंबस्टन रिएक्शन। क्या होता है कंबस्टन रिएक्शन? तो बच्चों जब कार्बन और उसके कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो वो CO2, H2O, हीट और लाइट एनर्जी निकालते हैं। तो इन तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। तो चलिए लिख लेते हैं क्या होते हैं कंबस्टन रिएक्शंस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स burns in oxygen to form carbon dioxide, water, heat and energy। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो चलिए अब जरा इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंबस्टन रिएक्शन होता क्या है? तो C प्लस O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी। तो लाइट लिख देते हैं या फिर आप एनर्जी लिखो, एक ही बात है। CH4 जो कि हमारा होता है मीथेन, O2 तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, या फिर CH3 CH2 OH जो कि हमारा इथेनॉल है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट ये बनाएगा। या फिर अगर हम और एग्जांपल लें तो हमारा C4H10 जो कि हमारा LPG भी होता था, O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट फॉर्म करेगा। अब बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखनी है। हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं इज बीइंग बर्न्ड क्लीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपके एग्जाम्स में होट्स में ये आ जाता है कि अगर कोई कंपाउंड येलो फ्लेम निकाल रहा है तो कैसा कंपाउंड है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो
तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है तो क्लीन फ्लेम आती है, पर जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं is being burned, yellow flame plus black smoke is produced। तो चलिए मेरे साथ आप एक बार रिपीट कीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे तो क्लीन फ्लेम बने निकलेगी, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे तो येलो फ्लेम प्लस ब्लैक स्मोक निकलेगा। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स oxidizes in presence of oxygen and form other organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा इथेनॉल जो है, जब एल्कली KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, यह भी मैं आपको लिखवा दूंगा, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, रिएक्ट करता है तो हमारा एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए बच्चों, एक कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। यह था हमारा इथेनॉल, यह है हमारा एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो चलिए अब एक बात देखने वाली है यहां पर। पहले हम लिख लेते हैं ये एल्कली KMnO4 को हम क्या कहते हैं। आपसे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां लिख दिया जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, और आपको अगर याद नहीं होगा इसका नाम तो आप आगे का प्रोडक्ट लिख ही नहीं पाओगे। पोटेशियम परमैंगनेट। और एसिडिफाइड KMnO4 को, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर दो क्रोमियम एटम्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए अब बच्चों यहां से इसमें क्या आपको दिख रहा है ऑक्सीजन बढ़ रहा है? तो क्या हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं? जी हां, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको? इसको। तो इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है एडिशन रिएक्शन।
तो इसको भी हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है ताकि आप याद रखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड ऑक्सीजन in presence of some catalyst। कैटलिस्ट क्या होते थे? जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करें, so that saturated hydrocarbons can be obtained। तो चलिए बच्चों, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है तो हम सबसे सिंपल एल्काइन ग्रुप का मेंबर ले लेते हैं जो कि होता है इथाइन। तो मैंने इथाइन लिया और मैंने इसके बीच यहां पर पीडी कैटलिस्ट को यूज किया टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बने? हमारा एक प्रोडक्ट बना ये प्लस H2। जब हमने दोबारा से रिएक्शन किया पीडी की कैटलिस्ट की, तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, पीडी कैटलिस्ट की फॉर्म से हम पहले दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आए, फिर ये रिएक्शन और आगे बढ़ा और एट द एंड हमें क्या मिला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही था एडिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये, और इन्हें हम कहते हैं ऐसे, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बिल्कुल इनर्ट गैसेस की तरह होती है, क्योंकि वो भी किसी और से रिएक्ट इतनी इजीली नहीं करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी रिएक्ट नहीं करते हैं, पर जब Cl2 के साथ उन्हें रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो रिएक्ट कर जाते हैं और जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो है ये CH3Cl प्लस HCl। ठीक है बच्चों, अब जो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बना, अब एक मिक्सचर के अंदर Cl2 तो अभी भी और बहुत सारा होगा, तो वो Cl2 दोबारा इससे रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वो बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से यही चीज होगी, जो CH2Cl2 बना, क्लोरीन Cl2 अभी भी प्रेजेंट होगा हमारे मिक्सचर के अंदर, वो इससे रिएक्ट कर कर सनलाइट के अंदर वो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो CH2Cl2 फिर से Cl2 से रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में और इसने क्या बना दिया? CHCl3। तो बच्चों अब यहां हम 1 मिनट रुकेंगे। हम इसको इतना आगे तक क्यों देख रहे हैं? बच्चों आपसे एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है, राइट द रिएक्शन
जिसके थ्रू क्लोरोफॉर्म बनता है। तो आपको इन तीनों रिएक्शन को लिखकर दिखाना है। सर हम मीथेन से स्टार्ट करेंगे और क्लोरोफॉर्म पे कैसे जाएंगे, ये उसका प्रोसीजर है। इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म जो प्रोड्यूस हुआ, ये Cl2 से फिर रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में और CCl4 प्लस HCl बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसके अंदर 4 क्लोरीन हमें दिख रहे हैं, तो इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब क्या ये रिएक्शन और आगे होगा? जी नहीं। क्यों? क्या आपको कोई भी हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है जो बचा है, जिसको क्लोरीन जाकर रिप्लेस कर पाए? तो नहीं, ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा और ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जरा इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स reacts with chlorine in presence of sunlight. It forms chloroform with the double displacement of hydrogen and chlorine। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहीं तक था हमारा ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसी के साथ आज हमने अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, हमारे चैट बॉक्स में या हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। आपका डाउट विद इन 3 days सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।